अपने आसपास लोगों को बहुत अच्छे से काम करते हुए देख करके, गोल अचीव करते हुए देख करके बड़ा अजीब सा लगता है कि हम तो अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए, हमारा गोल क्या है, और लोगों ने गोल अचीव भी कर लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। तो आज की जो ये समरी है उसको बनाने का मेन रीजन भी यही है, यानी कि इसमें आप जानेंगे कि लाइफ के हर स्टेज में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक यूथ, यंग एडल्ट, लवर और एक सिटीजन होने के नाते आपके कुछ फर्ज हैं, और वो क्या क्या है ये आप इस समरी में जानेंगे। और साथ ही ऑथर ने अपने एक्सपीरियंस से बहुत ही कमाल के एडवाइजेस भी दी है जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो बात ऐसी है कि लाइफ इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। अच्छा, लेकिन वो कैसे? उसके लिए ना आपको आधा घंटा इन्वेस्ट करना होगा आज की इस ऑडियो बुक समरी पे। तो आइए हम इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है टू अ यूथ। मतलब ये कि एक यंगस्टर होने के नाते आप अपनी लाइफ के बेस्ट और एडवेंचरस दौर से गुजर रहे होते हैं। यही वो टाइम होता है जब इंसान सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। विलियम, जो कि इस बुक के ऑथर हैं, वो मानते हैं कि 14 से लेकर 20 साल तक एक इंसान की लाइफ का यूथ का समय होता है। यूथ यानी यंग एज में हम खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये वो टाइम है जब हम इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो विलियम, जो कि अब अपनी यूथ एज को पार कर चुके हैं, अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर आज के यूथ को एडवाइस देना चाहते हैं। ये वो एडवाइस है जो विलियम को लगता है कि काश कोई उन्हें देता जब वो एक यंगस्टर हुआ करते थे। जैसे कि 18 साल का बिल विलियम का पड़ोसी है। वो एक स्मार्ट और होशियार लड़का है जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। एक दिन बिल और विलियम बैठ करके बातचीत कर रहे थे। असल में बिल विलियम को पिता की तरह समझता था। तो उसने विलियम से पूछा कि जब आप मेरी उम्र के थे तो क्या किया करते थे? विलियम ने बिल को इस माइंडसेट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा मत समझो कि हर चीज पर तुम्हारा हक है। तुम जिस चीज के लिए मेहनत करोगे वही तुम्हें मिलेगी। यंग एज वो उम्र होती है जब हम खुद को इंडिपेंडेंट फील करने लगते हैं। विलियम ने बिल को कहा कि उसे किसी और पर नहीं बल्कि अपने एफर्ट्स पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। विलियम की बातें सुनकर पहले तो बिल बड़ा हैरान हुआ। ये कैसा डराने वाला माइंडसेट था भला? लेकिन फिर विलियम ने बिल को तसल्ली देते हुए कहा कि ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि वो सोच रहा था। इसके लिए बिल को शुरुआत में छोटी छोटी चीजों से अपनी इंडिपेंडेंट होने की प्रैक्टिस करनी होगी। मान लो बिल को क्लास में ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है, तो ऐसे में उसे सबके साथ मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा, क्योंकि उससे यही उम्मीद की जाएगी कि वो एक अच्छे ग्रुप मेंबर की तरह पार्टिसिपेट करे। और उसे पता होना चाहिए कि उसे एक जिम्मेदारी मिली है जो कि उसे पूरी करनी है। चाहे उसके ग्रुप के साथ ही कॉपरेट ना भी करे तो भी उनके बदले बिल को प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। धीरे धीरे बिल अपनी लाइफ के बाकी एरिया में भी इसी तरह सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस फील करने लगेगा। तो विलियम ने बिल को जिंदगी कम से कम चीजों या सुविधाओं के साथ जीने की इम्पोर्टेंस भी बताई। ऐशो आराम में रहने वाले अक्सर कई सारी गलतियां करते हैं। जिंदगी में हर सुख सुविधा का होना इंसान को सेल्फिश बना देता है। कई महान लोग अपनी लाइफ में इसलिए महान बन पाए क्योंकि उनकी लाइफ में मुश्किलें और परेशानियां थी। आप तब तक सक्सेस हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी अनगिनत इच्छाओं को छोड़ नहीं देते। विलियम जब छोटे थे तो उन्हें ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। उनकी एक कमी थी कि वो अपने लुक्स को लेकर के बड़े कॉन्शियस रहते थे। वो आए दिन अपने लिए नए नए कपड़े खरीदते थे। विलियम को लगता था कि वो दूसरों से बेहतर है क्योंकि वो हमेशा वेल ड्रेस्ड रहते हैं। लेकिन जो चीजें हमारे पास है वो हमें डिफाइन नहीं करती। बिल को अपने लुक्स को लेकर के कॉन्शियस रहना चाहिए। बेशक उसे अपनी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर वक्त बन ठन कर रहे। उसके कपड़े कितने महंगे या किस ब्रांड के हैं, ये सब उसका पहला कंसर्न नहीं होना चाहिए। क्या आपका ऐशो आराम या पैसा आपके अंदर अच्छे मोरल वैल्यूज को डेवलप कर सकता है? नहीं ना। क्या आपका पैसा आपको मुश्किल वक्त में हिम्मत बनाए रखना सिखा सकता था? नहीं ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई भी सेंसिबल यंगस्टर यही चाहेगा कि उसकी जिंदगी कंफर्टेबल तरीके से गुजरे। बिल खुद इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था ताकि वो अपने सपनों को अचीव कर सके। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ दौलत और शोहरत के लिए काम करो। काम कोई भी हो उसे छोटा ना समझो। विलियम तो यहाँ तक कहते हैं कि एक मजदूर का काम भी कोई छोटा काम नहीं है। आज की यंग जनरेशन उन लोगों को अपना आइडियल मानती है जो $1 मिलियन कमा रहे हैं या किसी कंपनी में सीईओ है। लेकिन क्या वो कभी उन मजदूरों के बारे में सोचते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो हमारे लिए चमचमाती हुई सड़कें बनाते हैं? क्या आज का यूथ उस आदमी को अपना आइडियल बना सकता है जो दिन रात बिना थके मेहनत करता है? एक कंफर्टेबल जिंदगी जीने की चाहत रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इंसान को सिर्फ दौलत और सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। और यही बात विलियम ने बिल को भी समझाई। उन्होंने बिल से कहा कि इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयां भी होनी चाहिए, जैसे कि पेशेंस, ईमानदारी, सच बोलने का गुण और वफादारी वगैरह वगैरह। इसके साथ ही बिल जो भी करे उसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करे। ये सारी क्वालिटी उसे एक बेहतर बेटा, दोस्त और सबसे बढ़कर एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगे। और इसी के साथ अब अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है टू अ यंग मैन। यानी कि विलियम के साथ बातचीत करने के बाद बिल अपने घर चला गया। लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि बिल का बड़ा भाई स्टीफन उन दोनों की बातें सुन रहा था। स्टीफन की उम्र 25 साल थी और कॉलेज से डिग्री लेने के बाद अब वो एक ऑफिस में जॉब कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद स्टीफन को अब तक अपनी लाइफ का गोल पता नहीं था।
विलियम वहां से जाने के लिए उठ ही रहे थे कि स्टीफन ने उन्हें आवाज देकर रोक लिया। विलियम और स्टीफन के बीच में ज्यादा दोस्ती नहीं थी, लेकिन स्टीफन को किसी ऐसे इंसान की सख्त जरूरत थी जो कि उसे गाइड कर सके। स्टीफन के कहने पर विलियम उसके साथ बेंच पर जाकर बैठ गए। स्टीफन ने माना कि उसकी लाइफ का कोई गोल नहीं है, या यूं कहें कि उसे तो पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है। विलियम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि जब वो उसकी उम्र के थे तो उन्हें भी ऐसा ही लगता था। विलियम जब यंग थे तो उन्होंने एक प्रिंसिपल बना रखा था, वो ये कि वो हमेशा अपने साथ सच्चाई और ईमानदारी से पेश आएंगे। जिंदगी की मुश्किलें हमें अक्सर परखती है, इसलिए स्टीफन की लाइफ में भी ऐसे कई सारे मौके आएंगे जब जिंदगी उसका टेस्ट लेगी। उसकी लाइफ में कई बार ऐसे भी मौके आएंगे जब उसके अंदर लालच पैदा होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि उसे अपने ही बिलीव्स पर डाउट होगा, शक होगा। यानी कम शब्दों में कहे तो लाइफ उसका हर तरह से इम्तिहान लेगी, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी है। क्योंकि जो लोग बुराई का रास्ता अपनाते हैं, विलियम उन्हें गरीब मानते हैं। इसलिए नहीं कि इन लोगों के पास पैसे की कमी है, बल्कि इसलिए कि उनकी सोच और आत्मा बहुत ही गरीब है। ये अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं। ये कोई भी काम करने से पहले उसका रिजल्ट नहीं सोचते। इसलिए स्टीफन को इन लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। खुद के प्रति सच्चे रहकर के ही हम गरीबी पर अपनी सोच को डिफाइन कर सकते हैं। विलियम ने नोटिस किया कि कई सारे यंग लोग गरीबी और गरीब होने को बड़ा शर्मनाक समझते हैं, लेकिन ये माइंडसेट कमजोरी की निशानी है। अगर स्टीफन भी इसी तरह सोचेगा तो विलियम उसे अपने नजरिए को चेंज करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये एक बीमार मानसिकता है। यानी ऐसी सोच वाले किसी की अच्छाई को उसकी दौलत से तोलते हैं। इनकी नजरों में सिर्फ अमीर आदमी ही अच्छा होता है और गरीब बुरा, क्योंकि अक्सर ग्रेट और महान लोग अमीर भी होते हैं। तो हैरानी की कोई बात नहीं होगी अगर ऐसी सोच वाले गरीबी और गरीब के नाम से ही नफरत करते हो। पर विलियम को इस बात में कोई लॉजिक नजर नहीं आता। अक्सर अमीर लोग दिखावे के चक्कर में गरीब बन जाते हैं। उन्हें सोसाइटी में अपने स्टेटस की बड़ी फिक्र होती है, इसलिए वो अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं ताकि लोग उन्हें अमीर समझे। लेकिन ये दिखावा और शान और शौकत सब बेकार की बातें हैं। हमें दुनिया के सामने अपनी अमीरी का शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। स्टीफन को भी इससे बचना चाहिए। इस तरह की सोच हमें मेंटली डिस्टर्ब करती है। स्टीफन अभी तक इस दुनिया में अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में विलियम उसे यही एडवाइस देते हैं कि स्टीफन को एक ओपन माइंड के साथ अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। स्टीफन को गरीबों से सिर्फ इसलिए नफरत नहीं करनी चाहिए कि उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी भी तो कैरेक्टर का अच्छा हो सकता है। इसलिए स्टीफन को अमीर गरीब का फर्क अपने दिमाग से निकालना होगा। यही उसके कैरेक्टर का सच्चा इम्तिहान होगा, सच्चा एग्जाम होगा, जब वो अमीर गरीब का फर्क समझे बिना सबके साथ एक जैसा बर्ताव कर पाएगा। एक और प्रिंसिपल है जो विलियम यंग एज में फॉलो करते थे, वो है अपने खाली टाइम का सही और प्रोडक्टिव यूज करना। स्टीफन को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि वो अपने खाली टाइम को कैसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमारा यही खाली वक्त हमारी असली पर्सनैलिटी को दिखाता है। विलियम स्टीफन को एडवाइस देते हैं कि उसे बोरियत से बचने के लिए ड्रिंकिंग और स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये आदत अनहेल्दी और खतरनाक है। आप खाली बैठे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस टाइम को बेकार की चीजों में वेस्ट कर दो, बल्कि स्टीफन को कोई प्रोडक्टिव हॉबी डेवलप करनी चाहिए जिससे उसे एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प मिले। खाली वक्त गुजारने का एक तरीका है किताबें पढ़ना। विलियम मानते हैं कि इससे स्टीफन का ब्रेन भी एक्टिव रहेगा और ये बहुत खर्चे वाला शौक भी नहीं है। शुरू में स्टीफन को यह आइडिया जरा भी अच्छा नहीं लगा। असल में उसे किताबें पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन विलियम ने उसे एक बार ट्राई करने के लिए मनाया तो वो मान गया। उन्होंने स्टीफन को चॉइस भी दी कि वो अपनी पसंद से टॉपिक चूज करे। जरूरी नहीं है कि टॉपिक कोई लंबा या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट ही होना चाहिए। कोई हैरानी की बात नहीं है कि कुछ ही टाइम के बाद स्टीफन को वाकई में किताबों का चस्का लग गया, क्योंकि पढ़ने का शौक ही कुछ ऐसा होता है। किताबें हमें एक दूसरी ही दुनिया में ले जाती है। किताबें पढ़ने से स्टीफन की नॉलेज भी काफी बढ़ने लगी। विलियम ने उसे एनकरेज किया कि वो अलग अलग टॉपिक और ऑथर्स की बुक्स को ट्राई करे। ये एक अच्छा तरीका है जानने का कि कैसे अलग अलग लोग अलग अलग टॉपिक पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं। किताबें हमें इन्फॉर्मेशन देकर अपडेटेड रखती है, हमें दुनिया जहान के बारे में काफी कुछ सिखाती भी है। तो विलियम की इस एडवाइस को ध्यान में रखते हुए अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, टू अ लवर। विलियम ने जो भी एडवाइस अब तक स्टीफन को दी थी उसके लिए वो उनका शुक्रगुजार था। उसने वादा किया कि वो उन प्रिंसिपल्स को जहां तक हो सके फॉलो करने की कोशिश करेगा। फिर बड़ी हिम्मत करके थोड़ा झिझकते हुए उसने विलियम से एक और बात जाननी चाहिए। असल में ये मामला दिल से जुड़ा था। विलियम को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यंग एज में इस तरह के सवाल मन में उठना नॉर्मल है। जब प्यार होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन अगर आप जरा भी लापरवाह हुए तो मामला हाथ से निकल सकता है और इंसान पागलपन की हद तक परेशान हो जाता है। प्यार से कोई नहीं बच सकता। विलियम ने स्टीफन को कहा कि प्यार को एक जंग का मैदान मत समझो, बल्कि जिस औरत से तुम प्यार करो उसके लिए बेस्ट लवर बनकर दिखाओ। लेकिन हाँ, अपने दिलो दिमाग को भी काबू में रखो और इसके लिए उसे हमेशा लॉजिक यूज करना चाहिए, चाहे मामला प्यार का ही क्यों ना हो। लेकिन उसकी फीलिंग्स अगर इतनी स्ट्रांग है तो उसे प्यार में पड़ने से बचना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार को अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहिए। आफ्टर ऑल, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखते हैं। प्यार वो रास्ता है जो हमें शादी की मंजिल तक ले जाता है। स्टीफन को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिससे वो प्यार और शादी करे वो अपने साथ खुशियां लेकर आए, ना कि उसकी लाइफ को दुखदाई बना दे।
इसीलिए स्टीफन को सोच समझकर अपना साथी चूज करना चाहिए, यानी दोनों में कंपैटिबिलिटी हो, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखे। तो अपनी होने वाली लवर में स्टीफन को 3 क्वालिटीज देखनी चाहिए: थ्रिफ्ट, गुड टेम्पर और क्लीनलीनेस। तो थ्रिफ्ट का मतलब है कम खर्चीला होना, जो कि फिजूल खर्ची का उल्टा है। स्टीफन को ऐसी औरत चूज करनी चाहिए जो बेकार में पैसे बर्बाद ना करे। एक पार्टनर की फिजूल खर्ची की वजह से शादी तलाक में बदल सकती है, इसलिए स्टीफन को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। थ्रिफ्ट यानी सोच समझ करके पैसा खर्च करना, लेकिन इसका मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना है। विलियम उसे एक हैप्पी कपल के बारे में बताते हैं। जब हस्बैंड अपनी वाइफ को सरप्राइज देता था तो वाइफ सारा दिन मुस्कुराती रहती थी, और ये सरप्राइज छोटी छोटी खुशियां होती थी, जैसे कभी स्ट्रॉबेरी की बास्केट या फूलों का बुके या कोई चॉकलेट। लेकिन वाइफ को इन चीजों में बड़ी खुशी मिलती थी। तो स्टीफन की लवर ऐसी हो जो उसके साथ फाइनेंशियली कॉम्पिटेबल हो, पैसे के मामले में उनके विचार भी सेम हो। अगर कहीं उसने ऐसी लड़की से शादी कर ली जो फिजूल खर्च करती हो, तो स्टीफन के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जैसे कि वो लोग दिवालिया हो सकते हैं या आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसी लड़की को खुश करना टेढ़ी खीर होता है, जिसे बेकार में शॉपिंग करने की आदत होती है। दूसरी क्वालिटी है क्लीनलीनेस, यानी साफ सफाई का ध्यान रखे। आदमी हो या औरत, दोनों को सफाई पसंद होना चाहिए। ये बात सिर्फ पर्सनल हाइजीन तक सीमित नहीं है। विलियम इस बात पर जोर देते हैं कि स्टीफन को अपनी फ्यूचर वाइफ के प्रति ऑनेस्ट और लॉयल रहना चाहिए, और बदले में उसकी वाइफ भी उसके लिए ऐसी ही फीलिंग रखे। रिलेशनशिप तभी काम आती है जब दोनों एक दूसरे के साथ ओपन रहे। सीक्रेट रखना या आपसी गलतफहमी से अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं। और लास्ट क्वालिटी है गुड टेम्पर, यानी अच्छा मिजाज। ऐसी क्वालिटी वाला इंसान ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं है। जब आप किसी को डेट करते हो तो आपकी यही कोशिश रहती है कि आपके लवर के सामने आपकी अच्छी इमेज हो। कोई भी अपनी फर्स्ट डेट पे अपनी कमियां नहीं दिखाना चाहेगा। विलियम ये नहीं कहते हैं कि स्टीफन ऐसी लड़की से शादी करे जिसकी कोई फीलिंग ही ना हो, जिसे कभी गुस्सा ही ना आए, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है और गुस्सा आना एक नॉर्मल फीलिंग है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एंगर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनका गुस्सा कंट्रोल के बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर आपको इस बात को समझना होगा। इसी के साथ अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, टू अ हस्बैंड। विलियम अपने पड़ोसी के घर से वापस आ गए, क्योंकि अब रात होने वाली थी। आज उन्होंने बिल और स्टीफन से दिल खोलकर बातें की थी, इसलिए वो बड़े खुश थे। उन्हें ये सोचकर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि उन दोनों ने उनसे एडवाइस मांगी, सलाह मांगी, और विलियम ने भी उनके साथ वो सब कुछ शेयर किया जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने एक्सपीरियंस से सीखा था। विलियम आज बड़े अच्छे मूड में थे, इसीलिए वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। जब भी विलियम वहां पर जाते थे तो उन्हें वहां पर जो भी अकेले डिनर करता दिखाई देता था वो उनसे बातचीत करने लगते थे। पर आज उन्हें वहां पर एक अनजान चेहरा भी नजर आया। वो आदमी 30 से 35 साल का था और चेहरे से काफी परेशान नजर आ रहा था। वो एक कोने में बैठकर त्योरियां चढ़ाते हुए कॉफी पी रहा था। विलियम जानते थे कि इस वक्त उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। विलियम अपनी सीट से उठकर के उसके पास चले गए और अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो आदमी, जिसका नाम रॉब था, पहले तो थोड़ा सा सकपकाया, लेकिन फिर विलियम की गर्मजोशी देखकर उसकी सारी झिझक दूर हो गई और दोनों बातें करने लगे। रॉब की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी। रॉब ने बताया कि उसकी वाइफ हेलेन बहुत ज्यादा डिमांडिंग है और उसे शॉपिंग करने की बहुत ही बुरी आदत थी। विलियम ने बड़े पोलाइट तरीके से रॉब की बात को काटते हुए कहा कि ये रॉब की गलती है। उसे शादी की शुरुआत में ही अपनी वाइफ से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। रॉब और हेलेन को अपनी फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी पर बात करनी चाहिए थी। क्या दोनों उन चीजों पर खर्च करने को राजी हुए थे जो जरूरत की होती है? दूसरी बात, हेलेन को अपनी इच्छाओं को लेकर के थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। रॉब ने विलियम को उन चीजों के बारे में बताया जो हेलेन उससे डिमांड करती थी, जैसे कि महंगी ज्वेलरी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। रॉब और हेलेन के घर जल्दी ही एक बेटी पैदा होने वाली थी, इसीलिए उन्हें अब सोच समझकर पैसे खर्च करने की जरूरत थी। यहाँ पर हेलेन की भी बड़ी गलती थी। उसे अभी तक फिजूल खर्ची की बुरी आदत थी, जो कि उसे शादी होने के बाद छोड़ देनी चाहिए थी। यानी उसे फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत थी। रॉब ने विलियम से पूछा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, तो विलियम ने खुशी खुशी अपनी कहानी सुना दी। विलियम और उनकी वाइफ का जब पहला बच्चा हुआ तो उन्होंने एक हेल्पर रखा, और ये जरूरी भी था क्योंकि दोनों बच्चे की देखभाल में काफी ज्यादा थक जाते थे। दोनों नए नए पेरेंट बने थे, लेकिन विलियम और उनकी वाइफ एक टीम की तरह मिलजुल कर सारे काम करते थे। दोनों इस बात का खास ध्यान रखते थे कि बच्चे की अच्छे से देखभाल हो, इसलिए उन्होंने घर के काम आपस में आधे आधे बांट लिए। विलियम और उनकी वाइफ वाकई में सुख दुख के साथी थे, और ये बात उन्हें तब महसूस हुई जब कुछ ही महीनों के बाद उनके बच्चे ने दुनिया को अलविदा कहा। पर रॉब और हेलेन अभी काफी यंग थे। विलियम ने रॉब को एडवाइस दी कि उसे हमेशा अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे कि बीच बीच में उसे हेलेन को बोलना चाहिए, आज तुम खूबसूरत लग रही हो। उसके एफर्ट और मेहनत के लिए उसे थैंक यू कहना चाहिए। विलियम ने रॉब से कहा कि अगर वो टिप्स को फॉलो करेगा तो हेलेन जरूर खुश होगी। एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का सीक्रेट है कम्युनिकेशन। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। विलियम जानते थे कि रॉब हेलेन को बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करेगा।
डिनर के बाद रॉब घर चला गया। उसने विलियम को बताया कि वो घर लौटते हुए हेलेन के लिए फूल जरूर ले जाएगा। तो इस तरीके से ये तो हुई हस्बैंड की बात। अब बात करते हैं अगले चैप्टर में, टू अ फादर। विलियम अगले दिन अपने पड़ोसी के घर गए। बिल और स्टीफन के पिता ने अपनी कार के सिलसिले में विलियम से कुछ हेल्प मांगी थी, इसीलिए विलियम उनसे मिलने गए थे। दोनों कार चेक करते हुए बातें करने लगे। विलियम हमेशा से ही अच्छे लिसनर रहे थे। बिल और स्टीफन के पिता, जिनका नाम पॉल था, काफी बातूनी थे। पॉल एक फैमिली मैन थे जिन्हें अपनी वाइफ और बच्चों पर बड़ा गर्व था। पॉल ने विलियम से कहा कि फैमिली का होना भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा होता है। पॉल ने भी ये कहा कि उनका बचपन से ही ये सपना था कि उनकी एक फैमिली हो, और आज उनके पास एक प्यारी सी फैमिली है और वो बहुत खुश है। पॉल अपनी फैमिली के बारे में बेहद प्यार से बता रहे थे। बदले में विलियम भी उनकी फैमिली के बारे में सवाल कर रहे थे, बावजूद इसके कि वो उन सबको बड़े अच्छे से जानते थे। विलियम जानते थे कि पॉल को अपनी फैमिली के बारे में बात करना अच्छा लगता है। पॉल खुद को बिल और स्टीफन में देखते थे। वो दोनों उनकी आंखों का तारा थे और उनकी वाइफ मैरी उनका प्यार थी। वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते थे। शादी और बच्चे होने से पहले पॉल एक अलग इंसान हुआ करते थे। वो काफी रूड और बेसब्र थे। वो बस अपने ही बारे में सोचते थे। लेकिन शादी और बच्चे होने के बाद जैसे पॉल की जिंदगी ही चेंज हो गई। उन्हें समझ में आ गया था कि पेशेंस रखने में भी प्यार होता है। पॉल ने अपने बेटों को बाइक चलाना सिखाया। उन्होंने उन्हें वो सब कुछ सिखाया जो उन्हें आता था। ये उतना इजी नहीं था, लेकिन पिता बनने के बाद पॉल में पेशेंस आ गया था। पॉल के अंदर सेल्फलेसनेस आ गई थी। वो बिल, स्टीफन और मैरी के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते थे। वो उनके लिए बेहद पॉजिटिव थे। सोने से पहले वो पूरे घर के लॉक चेक करते थे। वो अपने बेटों से रोजाना उनके डेली रूटीन के बारे में पूछते थे। अपनी फैमिली को एक कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए पॉल कड़ी मेहनत भी करते थे। पॉल अपनी खुशियों और जरूरतों से पहले अपनी फैमिली को रखते थे। कई बार वो बेहद थक जाते थे। उनके पास अपने लिए जरा भी समय नहीं बचता था। फिर भी वो खुश थे। वो सेक्रीफाइस करते थे तो भी उन्हें दुख नहीं होता था, क्योंकि अब उनकी प्रायोरिटी सिर्फ उनकी फैमिली थी। पॉल को टाइम मैनेज करना आता था। डिनर के वक्त वो बिल से उसके फेवरेट गेम के बारे में बात करते थे। वीकेंड पर वो स्टीफन को मछलियां पकड़ना सिखाते थे। पॉल उनसे कहते थे कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करे। वो जितना हो सके अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करते थे। एक अच्छा पिता बनना इतना आसान नहीं होता, लेकिन पॉल रोज एक अच्छे पिता का रोल निभाने की कोशिश करते थे। बस यही चीज उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। तो इस तरीके से यूथ, लवर, फादर, हस्बैंड, इन सब के बारे में बात करते हुए अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे टू द सिटीजन। तो यहाँ पर अब फाइनली विलियम आपसे बात कर रहे हैं। एक सिटीजन होने के नाते आपकी कुछ ड्यूटी और जिम्मेदारी होती है। आप सिर्फ एक बच्चे, पेरेंट या लवर ही नहीं है, बल्कि एक सिटीजन भी हो। और एक सिटीजन की बहुत सारी जिम्मेदारियां और फर्ज होते हैं। आप एक सिटीजन हो, इसीलिए आपको एक सिटीजन की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। आप एक सिविल सोसाइटी में रहते हो, इसीलिए आपको इसके कुछ नियम और कानून भी मानने पड़ते हैं। आपको सोशल नॉर्म भी फॉलो करने पड़ते हैं, और सबसे बढ़कर आपको बाकी सिटीजन्स को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इसीलिए गरीब और अमीर के बीच फर्क करना आपके लिए एक शर्मनाक बात है। अगर आप ऐसा करते हो तो मतलब आपके संस्कारों में कहीं कोई कमी है। विलियम आपको एनकरेज करते हैं कि आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए, वरना आप एक जहरीली मानसिकता के शिकार बन सकते हैं। गरीबी की प्रॉब्लम दुनिया के लगभग हर देश में है। कई लोग अमीरों के हक को सपोर्ट करते हैं, पर क्या उन्होंने कभी गरीबों की भी परवाह की है? एक सिटीजन होने के नाते आपको उनके साथ हमदर्दी होनी चाहिए। आपकी थोड़ी सी हेल्प और काइंडनेस से उनका काफी भला हो सकता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों की हेल्प करते हैं, क्योंकि गरीब आपका कर्ज लौटा नहीं सकता। लेकिन आप अकेले भी किसी की जिंदगी में उजाला ला सकते हैं। जिससे भी आप मिलो उसके प्रति दिल में काइंडनेस रखो। अगर आप किसी के काम आ सकते हो तो उसकी जरूर से मदद करो। आपकी छोटी सी मदद भी किसी गरीब के बड़े काम आ सकती है। एक सिटीजन होने के नाते आपके कुछ राइट्स या अधिकार भी है। आपको जीने का हक है, आपको प्रॉपर्टी रखने का हक है, लेकिन विलियम मानते हैं कि एक राइट सबसे बढ़कर है, और वो है कि आप कानून बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए जरूरत पड़े तो अपनी आवाज उठाओ। आपके पास बोलने का हक है। एक बच्चे, पेरेंट, लवर, पार्टनर और एक सिटीजन के तौर पर हमारी जिंदगी में भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब हम सारे फर्ज पूरे करते करते थक जाते हैं। कई बार तो हम बहुत ही हारा हुआ महसूस करते हैं, तो कई बार हमें जीत की खुशी भी मिलती है। कभी हम दूसरों की जिंदगी देखकर जेलस फील करते हैं। हालांकि खुद को दूसरों से कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है। खुद पर फोकस करो, अपने माइंड स्टेट पर फोकस करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी खुशियों का ख्याल रखो, पर साथ ही साथ दूसरों को भी खुशियां बांटने की कोशिश करो। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अपनी हर रोज की जिंदगी न्याय और ईमानदारी के साथ जीने की कोशिश करो। तो इस तरीके से ऑथर ने यहाँ पर हमें बहुत अमेजिंग एडवाइस दी है। वैसे ये समरी तो यहीं पर कंप्लीट होती है, लेकिन आइए एक बार फिर से दोहराते हैं कि एग्जैक्टली हमने क्या क्या सीखा और हमें क्या क्या याद है। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि आपने समरी में ऑथर से लाइफ के हर स्टेज के लिए एडवाइस सीखी। इस बुक के ऑथर विलियम को लगता है कि काश जो उन्हें आज मालूम है उन्हें तब पता होता जब वो एक यंगस्टर थे, और इसीलिए वो अपनी एक्सपीरियंस और सीख को उन लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है।
आपने जाना कि यंग एज होना एक आशीर्वाद की तरह है, जहां पर आपको हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस मालूम पड़ती है। आप उस चीज के तब तक हकदार नहीं हो सकते जब तक कि आप उसके लिए मेहनत नहीं करते। इस स्टेज में आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी आपको अपनी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर लेनी है। आपने सीखा कि एक यंग अडल्ट अक्सर अपनी लाइफ में एमलेस फील करता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि उसकी जिंदगी का गोल क्या है। आप यंग हो, आपके अंदर जोश है, पर आपको अपनी मंजिल नहीं पता। लेकिन ये चीजें नॉर्मल है, जो किसी के भी साथ हो सकती है। विलियम के पास यंग लोगों के लिए एक एडवाइस है, अपने आप को पहचानिए और वही कीजिए जो आपने ठाना है। कभी भी लालच में मत पड़ो, अपनी कमजोरियों के सामने हार मत मानो। इंसान का स्वार्थ और लालच उसे बर्बाद करके कहीं का नहीं छोड़ती। आपको क्या करना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटी में बिजी रहो जो आपके अंदर सुधार ला सके। जैसे कि किताबें पढ़ना या सुनना एक बहुत ही अच्छी आदत है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाती है। आपने ये भी सीखा कि एक लवर होना बेहद कॉम्प्लेक्स फीलिंग है। प्यार दुनिया की सबसे महान फीलिंग है। प्यार हमारे अंदर अच्छाई पैदा करती है, लेकिन प्यार अपने साथ कई सारी जिम्मेदारियां भी लाती है। पहले डेटिंग होती है, फिर शादी। इसीलिए अपना पार्टनर आप सोच समझकर चूज करें। साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि दोनों पार्टनर कंपैटिबल हो, खासकर फाइनेंशियल मैटर में। इसीलिए जो भी डिसीजन ले सोच समझ कर ले। इमोशंस में आकर के कभी भी कोई बड़ा फैसला ना करे। आपने सीखा कि शादीशुदा जिंदगी में कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आपको हमेशा अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके उतना खुलकर बात करनी चाहिए। अपने पार्टनर से कभी भी कोई सीक्रेट ना रखे। अक्सर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से मैरिड कपल के बीच गलतफहमी पैदा हो जाती है, जिसका रिजल्ट तलाक तक पहुंच जाता है। इसीलिए हमेशा एक दूसरे की जरूरतों को समझे और एक दूसरे के साथ फिजिकली, इमोशनली और मेंटली कनेक्टेड रहे। आपने ये भी जाना कि पेरेंट होना आपके अंदर कई तरह के बदलाव लेकर आता है। जब आप पेरेंट बनते हो तो आपकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती है। आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद के बारे में नहीं, बल्कि अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। एक पेरेंट होने के नाते आपको कई तरह के सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं और आपके अंदर सेल्फलेसनेस खुद ब खुद ही आ जाती है। आपने सीखा कि हम एक अच्छे सिटीजन बनकर पूरी कम्युनिटी को सुधार सकते हैं। एक अच्छे सिटीजन की कुछ ड्यूटी होती है जो उसे निभानी चाहिए, जैसे दूसरों के काम आना। खासकर अगर कोई गरीब और जरूरतमंद है तो आपको उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी की बेहतरी के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। जब सब अपना अपना फर्ज निभाएंगे तभी ये दुनिया रहने के लिए और भी ज्यादा खूबसूरत जगह बन जाएगी। अब आपको पता चल गया होगा कि हम अपनी लाइफ में अलग अलग रोल किस तरह अच्छे से निभा सकते हैं। हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम यंग जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल साबित हो सके और उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन इसके लिए हमें खुद को इम्प्रूव करना होगा, तभी हम यंग जनरेशन से उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे नक्शे कदम पर चले।